तो आज ट्रैकर टाइम्स जो है यशोभूमि दुनिया कहेगी डिजाइन इन इंडिया, मेड इन इंडिया। न्यूज़ आज यशोभूमि में है। यहाँ पर आज श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस एक्सपो का उद्घाटन किया है। पावर जेन के नाम से ये एक्सपो चल रहा है और यहाँ पर भारत इलेक्ट्रिसिटी और आप ये मेरे पीछे देखेंगे इंडियन यूटिलिटी वीक के तौर पर ये पूरा एक्सपो चलेगा 2 तारीख से 4 तारीख तक। और इस एक्सपो के बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहता हूँ कि ये जो इस एक्सपो का पर्पस जो है वो ये है कि भारत में जो विकसित भारत की जो इमेज रखी गई है उसके सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 2047 तक, क्योंकि बहुत सारी क्राइसिस होंगे, बहुत सारी रिसोर्सेज जो हैं वो किस तरह से कम हो रहे हैं, घट रहे हैं। आप समय समय पर न्यूज़ के माध्यम से खबर सुनते होंगे कि कहीं कोयला ख़त्म हो गया या पेट्रोल का कुछ इशू चल रहा है। तो गवर्नमेंट लगातार जो आज के युवा हैं और जो टेक्नोलॉजी है उन सब पर वर्कआउट कर रही है और इस तरह के एक्सपो को लेकर साथ में लेकर सभी को एक मंच पर लेकर आ रही है। तो ये एक एजुकेशन के माध्यम से ही संभव हो सकता है। तो हमारे साथ आईआईटी रोपड़ से एक आईआईटीएन है, उन्होंने पूरा एक्सपो घूमा है और मैं ये बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि भारत की जितनी भी आईआईटी हैं उन सबको इन्विटेशंस गए हैं और वहाँ से जो टॉप जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स रहे हैं वो इस एक्सपो के अंदर हैं और वो उनसे हम बातचीत करते हैं, उनसे सवाल लेते हैं ताकि वो पूरा डिटेल में हमें बता सकें। तो पहले आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम विवेक सिवर है और मैं अभी आईआईटी रोपड़ और आईएम अमृतसर का छात्र हूँ और मैं अभी 2 दिन अभी आज सुबह मॉर्निंग में दिल्ली आया हूँ और यहाँ का भारत इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानने और वहाँ पे क्या कैसा है उसके बारे में रिपोर्ट बना के मैं अपने डायरेक्टर सर को या फिर अपने कॉलेज को सबमिट करने वाला हूँ। क्या कैसा मेरा एक्सपीरियंस है, कैसा क्या यहाँ पे चेंज हुआ है, जो अपने भारत का जो मोदी जी या हमारे क्योंकि एजुकेशन इज़ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ द लाइफ या फिर एनी सेक्टर, राइट। तो मोदी जी ने हमको या फिर आईआईटी को बच्चे को तो इसलिए उन्होंने बुलाया कि आप इस चीज़ में देखिए क्या, क्योंकि जो मोदी जी का जो है 2047 तक हमें विकसित भारत करना, तो विकसित भारत में सबसे बड़ा योगदान है वो है एजुकेशन। और एजुकेशन में क्या है कि हर चीज़ का सेक्टर होना ज़रूरी है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी होगा। अभी आप देखेंगे नेक्स्ट सेम में उसमें चला सेमीकॉन क्यों है, वो सेमी कंडक्टर, क्योंकि आज के दौर में सेमी कंडक्टर भारत का नहीं पूरी वर्ल्ड का सबसे फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, राइट। आप कोई क्योंकि और अपने भारत में मोदी जी एक काम कर जो अभी यहाँ पे अभी तमिलनाडु या फिर तिरुचिरापल्ली में उन्होंने एक बहुत बड़ा सेमीकंडक्टर का इंडस्ट्री शुरू किया है और उसी के रिलेटेड भारत इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे एक नया सेमिनार करके जो हमारा 6 इसमें मिनिस्ट्री शामिल है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन, जो भी मिनिस्ट्री मेन वहाँ पे इनका कनेक्ट किया जो कि 3 दिन का है। और इसमें एग्जीबिशन में तरह तरह की जितनी भी कंपनी हैं जो अपना अपना मॉडल शो कर रही, जो अभी नया मैं अभी देख के आ रहा, एक आईआईटी मद्रास ने वो बनाया है वाटलेस पावर। इस मीन्स कि आप किसी भी कंपोनेंट या फिर क्वालिटी को आप क्योंकि आज के ज़माने में क्या है कि आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, राइट। और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है कि आपको मतलब हर आदमी चाहता है कि मेरा बिजली बिल कम आए, राइट। मैं एक सवाल लेता हूँ। तो आज जो यशोभूमि में जो एक्सपो चल रहा है और यहाँ पर कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ आई हुई हैं, इस एक्सपो की खासियत ये है पावर जेन की कि ये इनविटेशन जो है भारत की जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी दिया गया है। आपने इससे पहले देखा कि हमारे साथ एक आईआईटीएन जुड़े हुए थे, आईआईटी रुड़की, आईआईटी रोपड़, वहाँ से हमारे संग लोग जुड़े हुए थे। अभी हमारे साथ कुछ युवा स्टूडेंट हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं कि ये आज इस एक्सपो में आए हैं पावर जेन में जो यूटिलिटी ऑफ द वीक इंडिया मनाया जा रहा है। तो एक बार हम बात करते हैं उन्होंने यहाँ पर आकर क्या समझा। सर, मेरा नाम उत्कर्ष दीक्षित है और मैं एमबीए पावर मैनेजमेंट का छात्र हूँ। तो यहाँ पे आके बेसिकली हमको ये पता चला कि जो किताबी नॉलेज हम गेन कर रहे हैं
उसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें जो किताबों तक ही सीमित रह जाती हैं, हमको किस दिशा की ओर पकड़ के किस दिशा में आगे बढ़ना है, इस एक्सपो में आके प्रैक्टिकल चीज़ें ये देख के हमको समझ। बहुत अच्छी बात बोली देश के युवाओं के लिए कि जो सिर्फ किताबों में लगे रहते हैं, किताबों के साथ साथ इस तरह के स्टूडेंट भी होने चाहिए जो पढ़ भी रहे हैं और साथ के साथ इस तरह के एक्सपो विजिट कर प्रैक्टिकल नॉलेज भी वो गेन कर रहे हैं कि कंपनियां क्या कर रही हैं, क्योंकि आने वाले समय में यही युवा उन कंपनियों में जॉब लेगा और जॉब करने के बाद उस जिम्मेदारी को हैंडल करेगा। आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम भावेश पाटिल है। हम MBA पावर मैनेजमेंट स्टूडेंट हैं NPTI से, और यहाँ कर हमें पता चला कि रिन्यूएबल सेक्टर में जो भारत ग्रो कर रहा है उसमें बहुत ही भारत प्रॉमिसिंग लग रहा है, और बहुत ही प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छी तरह से आ रहा है, और गवर्नमेंट के भी जैसे ग्रिड इंडिया हमने देखा तो उनके भी बहुत सारे अच्छे से इनिशिएटिव चल रहे हैं। तो हमें यहाँ आकर वो पता चला। कोई एक ऐसी खास चीज़ जो आपने ना सुनी थी ना देखी थी जो इस एक्सपो में आके आपको समझ में आई? वैसे तो हमें रिन्यूएबल्स के बारे में पता चला, जो विंड के बारे में पता चल रहा है अभी, क्योंकि पहले सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत डेवलप हो रहा है, अभी विंड पर काफ़ी फोकस चल रहा है। हाइड्रो पावर देख ले हम काफ़ी, तो नॉर्थ स्टेट्स में भी बहुत इम्प्रूवमेंट चल रहे, तो यहाँ से तो पता चला हमें। आप बताएं। मेरा नाम आदित्य गर्ग है और मैं फर्स्ट ईयर MBA पावर मैनेजमेंट का छात्र हूँ। यहाँ पे आके जैसा हम सब जानते हैं कि एक यहाँ पे एनर्जी फोरम चल रहा है, जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ, डायरेक्टर्स, CEOs आके यहाँ पे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा फोकस रहा रिन्यूएबल एनर्जी पे, जो कि हम यहाँ पे डिस्कवर करना चाह रहे हैं, इंडिया जा रही है। तो सबसे पहले क्लीन एनर्जी पे बात करूँ तो इंडिया को सबसे ज़्यादा क्लीन एनर्जी में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, जो हमने सुना है यहाँ पे। और अभी ये भी बात चल रही है कि जो भी PSUs हैं जो पावर सेक्टर में है, जो कोल में, हाइड्रो में, इन सब में जो इन्वेस्टेड थे, अब वो न्यूक्लियर। रोकना चाहूँगा जरा, क्लीन एनर्जी का थोड़ा जो उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। क्लीन एनर्जी में बेसिकली यहाँ पे सब लोग न्यूक्लियर एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करने में आ रहे हैं। न्यूक्लियर के साथ साथ सोलर भी है और विंड भी है, बट न्यूक्लियर में हमारे साथ बहुत अच्छी संभावना ये है कि वो तो ना तो ज़ीरो पॉल्यूशन करती है और हम लोग बहुत अच्छे से उसको यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं। तो जितने भी PSUs हैं अभी सब कोलैबोरेट कर रही है प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ के साथ, जो हम लोग न्यूक्लियर में काफ़ी अच्छा स्कोप ढूंढ सकते हैं और इंडिया को सेल्फ रिलायंट बना सकते हैं एनर्जी सेक्टर में। आप बताएं। मेरा नाम संकल्प अगस्ती है, मैं MBA पावर मैनेजमेंट का छात्र हूँ। यहाँ पे आके हमें नए नए लोगों से मिलने का मतलब मौका मिला, कॉन्टैक्ट्स बढ़ाया हमने। उन्होंने क्या क्या डिवाइसेस बनाए हैं, कैसे कैसे वो मतलब रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, वो चीज़ का पता चला है हमें। अभी जैसे वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में सर ने बोला UP एक ऐसा मतलब है जो अभी हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करने वाला है, स्टेट बनने वाला है। और जैसे घनश्याम सर ने भी बोला, मतलब कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए कितना भारत विकास कर रहा है, और भी मतलब 2047 तक, मतलब 2030 या 2047 तक कहाँ तक पहुँच जाएगा भारत, वो सब चीज़ भी उन्होंने बताया। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ तक पहुँच जाएगा? अभी आज हम 2025 में खड़े हैं और 2035 तक कहाँ तक एनर्जी में आप देख रहे हैं, कितना? देखिए सर, अब अभी के मुकाबले तो बहुत ही आगे जाने वाला है, क्योंकि जो हमने 2030 तक मतलब अचीव करने का हमने सोचा, तो हमने 2025 में ऑलमोस्ट अचीव कर ही लिया है, जैसे वहाँ पे बोला गया था सर ने। तो अभी सर 2035 तक बहुत सारे कंट्रीज़ को हम लोग टक्कर दे सकते हैं, उनसे आगे भी जा सकते हैं। चांसेस बहुत है सर कि मतलब हमारा भारत बहुत ज़्यादा विकसित होगा। युवा हैं, देश के विकास के लिए इन्होंने काफ़ी उम्मीदों के साथ अपनी बात को रखा और इनका पूरा विश्वास है कि 2035 तक हम एनर्जी सेक्टर में काफ़ी अच्छा ग्रोथ पाएंगे। आप बताएं। मेरा नाम हिमांक है, मैं भी MBA पावर मैनेजमेंट में पढ़ रहा हूँ। तो ये मेरा पहली बार एक्सपीरियंस था यहाँ पे एग्जीबिशन में आने का। यहाँ पे आके अलग अलग तरह की कंपनीज़ देखी, उनकी सर्विसेज देखी, उनके प्रोडक्ट्स देखे क्या थे, उनसे मिले, उनसे बात वगैरह करी। और जैसे कि हमारे जो स्पीकर्स थे, स्पीकर्स ने काफ़ी चीज़ें बताई, जैसे हम बुक्स में पढ़ते हैं या हम ऑनलाइन इंटरनेट पे सर्च करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। उन्होंने सारे फैक्ट्स चेक दिए कि भाई आप यूजुअली सर्च करते होंगे कि भाई आगे के क्या विजन्स हैं, तो उन्होंने विजन्स क्लैरिफाई किए हमें कि आगे के विजन्स हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या चैलेंजेस हैं, लोगों की प्रेडिक्शन क्या रहती है, मतलब इंटरनेट पे क्या प्रेडिक्शन दी जाती है कि भैया क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। लोग तो आजकल इंटरनेट पर सोलर एनर्जी या सोलर पैनल्स ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। हाँ जी। तो आप कॉलेज में पढ़ भी रहे हैं। हाँ जी। तो क्या आपका जो कॉलेज में जो आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो आज की ज़रूरतों के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है या कुछ थोड़ा सा बैकडेटेड टेक्नोलॉजी पे आपको पढ़ाया जा रहा है? नहीं, जो ये टेक वाला पार्ट है, क्योंकि जैसे हम पावर मैनेजमेंट के हैं तो टेक वाला पार्ट
हिस्ट्री से करंट तक, शुरू से अब तक जो अभी है वो सारा पढ़ना पड़ता है कि आपकी इसकी स्टार्ट कैसे हुई और करंटली अभी मार्केट में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजीज चल रही है। तो अभी मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी का चल रहा है, विंड का चल रहा है या सोलर का चल रहा है? अभी मोस्टली इंडिया जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि इंडिया का, जैसे अभी सर ने बताया था, एमिशंस बहुत ज़्यादा है एमिशंस इंडिया का। तो वो एमिशंस कम करने के लिए या क्लीन एनर्जी पे जाने ट्रांजिट होने के लिए, तो उस वजह से हम रिन्यूएबल सेक्टर पे ज़्यादा फोकस। एक अगला सवाल लेते हैं, क्योंकि इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसको थोड़ा सा हम और अपने दर्शकों के लिए इस शब्द को थोड़ा सा और फैलाते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी जो है उससे आपका क्या मतलब है, जो दर्शक समझ पाएँ कि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस है? रिन्यूएबल एनर्जी बेसिकली हम लोग देख रहे हैं जैसे क्लीन एनर्जी इसको हम बोलते हैं, जो कि सोलर, विंड और हाइड्रो। इन सब एनर्जी में बस सबसे खास बात ये होती है कि बिल्कुल क्लीन होती है, कोई पॉल्यूशन और कोई एमिशन फैलता नहीं है इनसे, और सबसे बड़ी बात इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स क्या है? सोर्स हो गया सोलर, हो गया सन, हो गया जिससे हम सोलर एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। तो वो विंड हो गया, हवा से जो चल रही है, टरबाइंस मूव करते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। पानी हो गया, जो डैम्स में आप देखते हैं, वो हाइड्रो से हम लोग एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। और न्यूक्लियर भी हो गया जिससे हम लोग यूरेनियम से बेसिकली एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये सारी रिन्यूएबल एनर्जीज़ हो गए, तो इनसे हम बहुत अच्छे तरीके से इनको यूटिलाइज़ करके सेल्फ रिलायंट बन सकते हैं। एक और तौर से आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं आपका एग्ज़ाम ले रहा हूँ? आप काफ़ी प्रिपेयर्ड है, मतलब इसमें जो आपने पढ़ा है। तो मुझे लगता है कि दर्शकों को बताना चाहूँ कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट लग रहे हैं, मीडिया के कठिन सवालों का बेबाकी से जवाब दे रहे हैं। मैं एक चीज़ और लेना चाहूँगा, आप काफ़ी पीछे रह गए, आप भी आ जाइए, नए सवाल नए होंगे। तो मैं एक सवाल और लेना चाहूँगा। रिन्यूएबल एनर्जी का शब्द का जो इस्तेमाल है वो बार बार हो रहा है, तो क्या इसका मतलब हम ये समझे कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उससे गवर्नमेंट थोड़ा हाथ पीछे खींच रही है, उससे फोकस हटा रही है और रिन्यूएबल एनर्जी पर ज़्यादा फोकस कर रही है, और एजुकेशन सेक्टर में भी इसी चीज़ को फोर्स किया जा रहा है? जो आपने वर्ड बोला कि बेसिकली रिन्यूएबल और इलेक्ट्रिकल, ये मैंने नहीं बोला, ये आज पूरे पावर जेन में चल रहा है ये वर्ड। बेसिकली आपने जो बोला उसके ऊपर मैं थोड़ा सा उसमें क्लैरिटी लेना चाहूँगा कि मतलब बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ही बात हो रही है। रिन्यूएबल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कोई दो अलग अलग चीज़ें नहीं है, एक ही चीज़ के मतलब दो पहलू हम उनको कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी जो होती है उसको जनरेट हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो रिन्यूएबल से करेंगे या तो नॉन रिन्यूएबल से करेंगे। यही हमारे पास डेफिनेशन है आज की डेट में। और रही बात कि क्या हम लोग इसको बढ़ावा जो दिया जा रहा है आज की पढ़ाई में, तो आज की पढ़ाई में अगर आप सिर्फ एक फोकस्ड बात पूछे मेरे से, तो पहले न्यूक्लियर के ऊपर में हमारा फोकस नहीं रहता था, जो कि इस आज के इवेंट में हम लोग देख सकते हैं कि वो है। रिन्यूएबल्स के अंदर में एक और चीज़ जो मेरे दोस्तों ने अभी तक सारी चीज़ें डिस्कस करी है, तो मैं उसमें एक ऐड ऑन करना चाहूँगा कि एक चीज़ हमने देखा होगा कि 2030 का जो हमारा टारगेट था, तो रिसीव जो हमारे पंचामृत जो गोल्स थे उनमें से एक गोल हमने अचीव कर लिया इंडिया ने। जैसे हम जब पेरिस एग्रीमेंट की बात करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो BEE के भी बहुत सारे एक पॉइंट्स रहते हैं कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, उन लोगों ने भी एक चीज़ नोट किया कि इंडिया इसके अंदर में आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन हम अभी तक कोई भी अपने गोल अचीव नहीं कर पाए थे। उनमें से एक गोल जो हमने अचीव किया है वो है कि हमने 500 गीगावाट का हमने अभी रिन्यूएबल का अपना जो टारगेट था 2030 का, उसको 5 साल पहले कर लिया। तो अब यहाँ पे बात आती है कि जब हम वो टारगेट पूरा कर चुके हैं तो आगे क्या? तो आगे क्या के अंदर में मेरे हिसाब से तो आगे चल करके बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का बहुत ज़्यादा मार्केट ग्रो करने वाला है इंडिया। लेकिन ये जब भी मार्केट कोई ग्रो करता है तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो अगर हम अपने एक होता है कि जैसा कि मेरे दोस्त ने अभी बताया था कि हमें हिस्ट्री भी बताई जा रही है हमारे कॉलेज के अंदर में, तो उस हिस्ट्री से अगर हम लोग सीखना चाहें तो जब सोलर इंडिया में पहली बार आया था तब भी ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि क्या हम पूरा का पूरा चाइना से इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। आज बैटरी के अंदर में भी हम अपने आप से वही सवाल पूछ रहे हैं कि हमें इंटरनल अपने जो मतलब देश के अंदर में उतनी कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी कि हमें बार बार हर चीज़ों का इंपोर्ट ना करना पड़े। आपने बैटरी के बारे में बताया, बैटरी के बारे में जो आम जनता है उनके बीच में ये बात है कि जो उसके अंदर जो एनर्जी है लिथियम, उसके सोर्सेस इंडिया में नहीं है, उसमें चाइना आगे है, या हमने सुना कि जम्मू कश्मीर में भी इस तरीके की रिसर्च की जा रही है। जी। तो एक एनर्जी का एक रूप इलेक्ट्रिक भी देखा जा रहा है, तो उसमें इंडिया कहाँ तक आपको लगता है कि ये इसके सोर्सेस इंडिया में मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, या क्या आप इसमें देखते हैं? सर अभी तो जैसे एक लिथियम का माइंस मतलब मिला है ना सर, जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ मिला? अच्छा, जम्मू एंड कश्मीर में ना सर,
तो जैसे अभी ईवी व्हीकल्स को थोड़ा बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि लिथियम आयन मिला है, तो सर अभी लग रहा है और बहुत चांसेस है कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल सेक्टर है, पावर सेक्टर है, और ज़्यादा ग्रोथ करेगा। आप काफ़ी शांत खड़े हैं, मतलब कॉलेज में पीछे ही बैठते हो या आगे बैठते हो? थोड़ा सा मजाक भी चलेगा क्योंकि युवा है और बातचीत में बात करते करते काफ़ी गहरी बातें बता रहे हैं और मतलब इनको नॉलेज है। मेरा नाम षणमुख है, मैं पहली बार आया हूँ। द मेन फोकस ऑफ दिस गवर्नमेंट इज लाइक ऑन रिन्यूएबल सोर्सेस। बाई 2030 our government is pushing we should generate electricity more through renewable sources by more than 50%. We have achieved that before 5 years. That is a very good thing by the government. So the main focus is the environment. We have to save the environment. See आप pollution देख रहे हो, AQI levels देख रहे हो, वो very poor. The AQI levels are very poor. To maintain the AQI levels, we have to use renewable sources. तो वही है सबसे ये कॉन्फ्रेंस का मोटो वही है। तो आपने देखा एक काफ़ी बेहतरीन बातचीत हुई युवाओं से और काफ़ी डीप नॉलेज इन्होंने बताई कि ऊर्जा सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में भारत की अभी स्थिति क्या है और आज के जो स्टूडेंट्स हैं इस सेक्टर में उनको क्या पढ़ाया जा रहा है, उनको किस तरह की नॉलेज है। तो इसमें एक सवाल और कॉमन सा ले लेते हैं कि आने वाला जो समय है भारत का वो बैटरी एनर्जी पे रहेगा, सोलर एनर्जी पे रहेगा, विंड एनर्जी पे रहेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा सारी गवर्नमेंट इससे हाथ पीछे खींच रही हैं, क्योंकि कब तक कोयले की जो है खुदाई होती रहेगी, पॉल्यूशन भी होता है, इमिशन भी होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो आप इसमें आप लोग सब लोगों का क्या सुझाव होगा, एक एक वर्ड में आप बताते हैं। गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक एनर्जी से हाथ नहीं खींच रही है, वो सिर्फ थर्मल से हाथ खींच रही है, क्योंकि रिन्यूएबल सेक्टर का अगर हम बढ़ाए तो कार्बन फुटप्रिंट भी हमारे कम हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट का फर्स्टली इनिशियली ये रोल है कि कार्बन फुटप्रिंट हम कम करें, पॉल्यूशन हम कम करें। थर्मल का एक्चुअली थर्मल शब्द को भी हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे, थोड़ा सा ये टेक्निकल चीज़ हैं। थर्मल एनर्जी क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है और उसमें कौन कौन सी एनर्जी आती है? थर्मल बेसिकली हम उसमें कोल का यूज़ करते हैं और कोल को बर्न करते हैं, उससे जो वेपर जनरेट होते हैं उससे टरबाइन हमारे रोटेट होते हैं, तो उससे हम एनर्जी जनरेट करते हैं, तो उससे बेसिकली हम थर्मल बोलते हैं, मतलब हीट बोलते हैं। तो होते हैं, लेकिन उससे पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, इसीलिए हम उसे मिनिमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं अब, और ज़्यादा रिन्यूएबल की तरफ हम ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं अभी। इस पर क्या सोचते हैं आप? बेसिकली मैं बैटरी मैनेजमेंट में आना चाहूँगा। जैसा आपने बोला कि बैटरी मैनेजमेंट में हम एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये होती है कि एनर्जी को स्टोर करना एक बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल चैलेंज है, क्योंकि वो बहुत महंगा होता है। तो हम लोग ट्राई ये कर रहे हैं कि एनर्जी को स्टोर करने के बजाय हम ऐसे ऑल्टरनेटिव निकालें जिससे हम लोग एनर्जी क्लीन तरीके से जनरेट भी कर सकें और लोगों को अच्छे से सप्लाई भी कर सकें। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ गए, सोलर, विंड। तो गवर्नमेंट अभी करेंटली रिन्यूएबल एनर्जी पे ही फोकस करना ज़्यादा प्रेफर कर रही है। इस पर आपके क्या विचार हैं? सर मैं तो यही बोलूँगा, अभी गवर्नमेंट चाहती है कि फॉसिल फ्यूल से जितना भी मतलब ये एनर्जी जनरेट कर रहे हैं उसे मतलब छोड़ के अब ये जैसे करके थोड़ा मिनिमाइज़ करें, ताकि और ज़्यादा एनर्जी मतलब प्रोडक्शन हो। मैं वही आपका क्या विचार है? मैं इसमें कंटिन्यूएशन में बोलना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने जहाँ पे छोड़ा था, अच्छा, कि अभी देश में हम बात करना चाह रहे हैं कि 2030 का तो गोल हो गया, तब आगे क्या? तो आगे क्या, मैंने बोला कि बैटरी एक नेक्स्ट सोल्यूशन है। ये बेसिकली क्या था कि आई वाज गिविंग रेफरेंस टू वन ऑफ द समिट विच आई ऑल्सो अटेंडेड 2 months बैक। मैंने 2 महीने पहले भी मरकॉम के एक इवेंट में गया था, वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पावर के जो मेन चेयरपर्सन है उन्होंने ये कोट किया था। मैं उनको कोट करना चाहूँगा कि द लास्ट डेकेड वॉज ऑफ सोलर एंड दिस डेकेड इज़ गोइंग टू बी ऑफ द बैटरी। अब बैटरी क्यों? क्योंकि जैसे कि हमारे दोस्त यहाँ पे सब लोग अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि गवर्नमेंट चाहती है कि रिन्यूएबल एनर्जी को आगे बढ़ाए, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इसकी वजह से हम ग्रिड को नहीं तोड़ सकते हैं, ग्रिड को इम्बैलेंस नहीं कर सकते। तो हम बात कर रहे हैं कि रिन्यूएबल बढ़ाना है, लेकिन एक बात हमें ये भी समझनी पड़ेगी कि जितना ज़्यादा हम लोग रिन्यूएबल लेके आ रहे हैं उतना ज़्यादा ही ग्रिड हमारा प्रॉब्लम में जा रहा है, क्योंकि पेरेंटी इफेक्ट का उसमें हमें एक इशू आता है। मतलब बेसिकली हमारे क्या रहते हैं कि जहाँ से हमारा ट्रांसमिशन हो रहा है और जहाँ पे हमको डिस्ट्रीब्यूशन करना है उसके बीच में जो गैप है उसकी वजह से हमारा ग्रिड जो है इम्बैलेंस हो रहा होता है। तो इन सभी चीज़ों के अंदर में बेसिकली आप अगर मेरे से पूछें कि बैटरी के अंदर में BESS का जो स्कोप है, BESS के स्कोप की जगह पे मैं आपको अभी बताऊं तो मुझे यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी देखने को मिली जो कि रोल्स रॉयस की है। वो बेसिकली एक इंडस्ट्रियल सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके अंदर में दे आर स्टोरिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म के अंदर में वो एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि बेसिकली वो डीजल जनरेटर और जो अभी बात बहुत मार्केट में चल रही है कि हमें डीजल जनरेटर्स सबको हटा देना चाहिए। अगर आप देखोगे तो पॉलिसी वाइज भी डीजल जनरेटर्स के लिए अब जो पॉलिसी है वो बहुत ख़राब हो चुकी है। अब आपके लिए वायबल, इकोनॉमिकली वायबल नहीं बचेगा डीजी सेट को बाई करना या उसको यूज़ करना। तो मतलब एक गवर्नमेंट जानबूझ करके पुश करना चाह रही है बैटरी के प्रोक्योरमेंट पे या उसको इंक्रीज़ करने के लिए। लेकिन मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं ये जो दूसरे सॉल्यूशंस हैं डीजी सेट या फिर और टाइप के जो जनरेटर जिसके अंदर में हम कोई भी टाइप के एनर्जी को किसी अदर फॉर्म में, मैग्नेटिक फॉर्म में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं, दैट इज़ स्टिल मच मोर रिलायबल राइट नाउ। क्योंकि जो डिस्चार्ज और जो चार्जिंग के अंदर में जो हमारे लॉसेज होते हैं वो BSS में अभी भी ज़्यादा रहेंगे। आई विल से लाइक हमारे देश GDP में 4 प्लेस है, इंडिया इज़ नो इन 4th प्लेस। इफ़ यू वांट टू क्रॉस चाइना, we have to develop our manufacturing sector. Our manufacturing sector is only about 17%. To improve the manufacturing sector, we need energy. So to create that energy, we are depending on Russia. We are importing oil from Russia or Arab countries. We are depending on others. If we use renewable sources, we can create our own. Like it will be nice, and we can save environment also. So देश के बनाने के लिए we have to create energy on our own. तो जो आपने स्टार्टिंग में कहा कि सरकार जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हाथ खींच रही है, तो मैं वो बताना चाहूँगा कि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही एक रिन्यूएबल एनर्जी का एस्पेक्ट है। तो आप जैसे 2 तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है, एक आपका होता है कन्वेंशनल, एक होता है नॉन कन्वेंशनल। ये होते हैं मतलब नॉन कन्वेंशनल वो होते हैं जो पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं, जैसे न्यूक्लियर हो गया, थर्मल हो गया। ये क्या होता है, आपका जो फ्यूल यूज़ करते हैं जैसे कि ऑयल हो गया, गैस हो गया, और जैसे मेरे दोस्त ने बताया कोल हो गया, कोयला। ये सब एक हमारे पास लिमिटेड सप्लाई में है, तो ये धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो इस वजह से सरकार जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी पे जा रही है कि भाई जो चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती उससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएंगे। तो इस वजह से जो गवर्नमेंट है वो रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा जोर डाल रही है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करेंगे। तो उसके लिए ये सब बताया गया है। अब जैसे एक सर ने बताया था कि हाँ हमारा टारगेट 5 साल पहले ही पूरा हो गया। फ्रेंड ने भी बताया कि हाँ अब और आगे क्या करें, पहले सोलर का था, अब विंड का है, अब बैटरीज़ का है। तो वैसे ही सर ने भी ये बताया कि जब टारगेट अचीव हो गया तो हम उसको और नहीं बढ़ाएंगे। जो जनरेशन और ट्रांसमिशन का गैप है, क्योंकि जो जनरेट हो रहा है वो 490 गीगावाट कैपेसिटी है पूरे देश की, लेकिन जो मिल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन में वो सिर्फ हमें क्या 2 गीगावाट के अराउंड ही मिल रहा है, मतलब 200 गीगावाट के अराउंड ही मिल रहा है। तो इसलिए उस गैप को कम करने की कोशिश करिए। इसलिए कि सर ने एक टर्म यूज़ करा था ग्रिड इम्प्रोवाइजिंग या ग्रिड इम्प्रूविंग एस्पेक्ट्स। तो उसमें यही बताया गया था कि भाई हाँ जो पावर लॉस हो रहा है उसको हम कम कैसे कर सकते हैं, जो ये गैप है उसको हम कम कैसे कर सकते हैं दोनों साइड। तो बातचीत में हम कई सारे निष्कर्ष पर निकल सकते हैं, लेकिन बहुत आसान भाषा में अपने दर्शकों के लिए बोलें और अपने देश की जनता के लिए बोलें, क्योंकि जो आम नागरिक है, आम पब्लिक है, वो सिर्फ ये सोचती है कि हमारे घर में लाइट कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, कितना बिजली का बिल आया। आम नागरिक यही सोचता है कि मेरा बिजली का बिल कैसे कम हो। लेकिन देश जो है वो अपर लेवल पर एनर्जी की जो ट्रांसफॉर्मेशन है उस पर वर्कआउट कर रहा है। उसी तरीके का जो कोर्स है, उसी तरीके की जो एजुकेशन है वो युवाओं को इम्प्लांट की जा रही है। युवाओं के लिए इस तरह के देश विदेश की जो टेक्नोलॉजी है वो भारत के एक मंच पर लाई जा रही है, ताकि टेक्नोलॉजी और जानकारी और एक्सपीरियंस का आदान प्रदान हो सके। और जो इस वीडियो को अपने फ़ोन पर देखें या किसी भी तरह से देखें, तो उसमें उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि वो उनका जो पर्पज़ है कि बिजली का बिल आफ्टर ऑल, क्योंकि ये जो एनर्जी है वो आपके पॉकेट पर आकर डिपेंड करेगी, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो एनर्जी के जो बिल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इस चीज़ पर काफ़ी गहराई से विचार किया जा रहा है कि बिजली और जो एनर्जी है वो कम हो सके और जो उसकी कॉस्ट है वो भी कम हो सके और एनवायरनमेंट पर भी कोई फ़र्क ना आए। तो आप देख रहे थे ट्रैकर टाइम्स न्यूज़ और आप देखते रहें नई खबरों के साथ। शुक्रिया।